सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पे स्वागत है। मैं हूं आलोक और हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9th साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसका एक पार्ट लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है और सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं जिसके अंदर हम पृथकीकरण देख रहे हैं, सेपरेशन को देख रहे हैं, राइट। तो कल की क्लास में जैसे कि हमने पृथकीकरण के यानी सेपरेटिंग द मिक्सचर्स, इसका कुछ पार्ट देख लिया था, कुछ चीजों को हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे ये देख लिया था हमने। और उसी चीज को रिकॉल करवाते हुए फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं और भी जो हमें सेपरेशन के प्रोसेस पढ़ने हैं, पृथकीकरण के और भी प्रक्रियाएं जो आपको पढ़नी है उसके बारे में आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो एक बार एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, ये जो हमने लास्ट क्लास में किया था, हाउ कैन वी ऑब्टेन कॉम्पोनेंट ऑफ डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा चलिए एक बार यही देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं एक बार। हाँ चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं मिश्रण को अलग करने की, पृथक करने की, मिश्रण के अंदर जो पदार्थ मौजूद है उन्हें पृथक करने की। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आज कमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है और इस चैप्टर को खत्म हो जाना चाहिए था। आज इस चैप्टर को लगभग हम 90% खत्म कर लेंगे और 10% जो रह जाएगा चैप्टर वो नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा और नेक्स्ट क्लास में ही शायद मैं सेकंड जो अगला चैप्टर है आपका नेक्स्ट चैप्टर उसको भी स्टार्ट करा दूं। तो इसीलिए आज मैं आपके कमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। कमेंट्स को तब देखा जाएगा बिल्कुल एंड में, या फिर अगर आपको रिवीजन की किसी भी टॉपिक की रिपीट करने की जरूरत होगी तो प्लीज वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, जिसमें बहुत थोड़ा सा कंटेंट रह जाएगा, उसमें आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे इसी चैप्टर को लेके, जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया होगा उसको। तो बेटा अभी के लिए हम कमेंट को करेंगे स्टॉप और करेंगे कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं इसको। जैसे कि बात हो रही है मिश्रण, अगर आपको मिश्रण के अंदर जो मौजूद पदार्थ है, मिश्रण के अंदर मौजूद जो पदार्थ है, आपको ये तो पता ही है कि मिश्रण किससे बना है, दो या दो से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बना है। दो या दो से ज्यादा पदार्थों से बना है। दो या दो से ज्यादा पदार्थों से मिलकर आपका मिश्रण बना है, यानी आपका जो मिक्सचर होता है वो टू और मोर देन टू सब्सटेंस इनसे बना होता है, राइट। अभी क्या है कि सबसे पहली बात जब हम पृथकीकरण की बात करते हैं, सेपरेशन की बात करते हैं, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना होता है, ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि मिश्रण जो है दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना है। और हमने पढ़ा था कि हम पृथकीकरण यहां पे किस चीज का कर रहे हैं। अगर आप सिंपल फिजिकल मेथड से, सामान्य भौतिक प्रक्रिया से अगर आप पृथकीकरण करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कर पाएंगे विषमांगी मिश्रणों का पृथकीकरण कर पाएंगे आप, यानी विषमांगी मिश्रणों का पृथकीकरण आप कर पाएंगे, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आप सेपरेशन कर पाएंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर पाएंगे। होमोजीनियस के जो मिक्सचर्स होते हैं उनके कंपोनेंट्स को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। रीजन सिंपल सा है कि उन्हें आप सामान्य भौतिक प्रक्रिया से, कॉमन फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम जो भी मिश्रण लेंगे, सबसे पहली बात तो ये होगी कि वो कैसा मिश्रण होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी विषमांगी मिश्रण होगा, नंबर एक। और नंबर दो, हमें ये चीज याद रखनी है कि वो मिश्रण है तो वो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना होगा, कम से कम दो चीजें तो उसके अंदर होगी, दो से ज्यादा भी हो सकती है। अब देखो अब मैं जो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं उस एग्जाम्पल को देखो जरा, कि जब भी हम पृथकीकरण करेंगे, जब भी हम पृथकीकरण करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि अगर हमें पृथकीकरण करना हो किसका, एग्जाम्पल में लेते हैं डाई। अब आपको डाई समझना है कि डाई है क्या। डाई जो है वो कलर है, आपका कलर है, और इस कलर को आपको इंक जो कि एक मिक्सचर है, इंक क्या है, इंक मिक्सचर है, मिश्रण है,
अगर आपको इंक जो कि मिश्रण है, जो कि दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना हो सकता है, यहाँ पे ये दो चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन सी चीज, एक तो आपका डाई और दूसरा आपका वाटर, दूसरा आपका वाटर, एक डाई और एक वाटर, इन दोनों से मिलकर बना है आपका क्या, इंक, इन दोनों से मिलकर बना है इंक। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए कि इंक जो है वो किससे मिलकर बना है, इंक मिलकर बना है डाई प्लस वाटर, डाई प्लस वाटर से मिलकर बना है इंक, ठीक है। तो अभी अगर मुझे इंक को अलग करना हो, ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि चैप्टर में ये जो पार्ट है ये अपने आप में बड़ा प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है इसको आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको दोबारा से शुरू से अच्छे से रिकॉल करवा रहा हूं। डाई और वाटर से अगर डाई अलग और वाटर अलग करना हो आपको, या आपको बोला जाए कि डाई चाहिए हमें, यानी इंक में से आप हमें डाई अलग करके दीजिए, तो कैसे करेंगे हम, डाई को अलग कैसे करेंगे। तो देखो करने के लिए क्या है, सिंपल सा प्रोसेस हमारा कौन सा यूज होता है, सिंपल सा प्रोसेस, इवेपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं हम। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं इवेपोरेशन से इसे अलग कर रहा हूं, तो मैंने इवेपोरेशन की प्रक्रिया को क्यों चुना, मैंने इस भौतिक प्रक्रिया जो कि इवेपोरेशन, इसे क्यों चुना, इस कॉमन फिजिकल प्रोसेस को क्यों चुना, इवेपोरेशन ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, फिल्ट्रेशन क्यों नहीं, है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन क्यों नहीं, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों नहीं, क्रोमेटोग्राफी क्यों नहीं, जो कि आपने कल थोड़ा थोड़ा देख लिया है, वो सब क्यों नहीं, इवेपोरेशन क्यों, क्योंकि मैं ये देखूंगा कि कभी भी कोई भी अगर मिक्सचर बना है तो वो मिक्सचर किन चीजों से बना है, जो पदार्थ हैं उनमें ऐसा कौन सा, उनका ऐसा कौन सा फिजिकल डिफरेंस है, उनके अंदर ऐसा कौन सी भिन्नता है ना, उनकी भौतिकी में, उनके फिजिक में कौन सी ऐसी भिन्नता है ना, कौन सा फिजिकल डिफरेंस है उसमें जिसका इस्तेमाल करके मैं इन्हें अलग कर पाऊं, है ना। तो मैं ये देख रहा हूं कि डाई क्या है, सॉलिड है, डाई क्या है, सॉलिड है, चाहिए पाउडर फॉर्म में पर है तो सॉलिड, और वाटर क्या है, लिक्विड है ना, और जो वाटर है वो वेपराइज हो सकता है, वाटर वेपराइज हो सकता है, और वेपराइज होकर क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। लेकिन सॉलिड जो है, पानी को अगर थोड़ी सी गर्मी दी जाए तो पानी क्या होना, भाप बनना शुरू हो जाएगा, है ना, लेकिन सॉलिड तो भाप बनना शुरू नहीं होगा, सॉलिड तो वही रहेगा। बस इस चीज का मैंने इस्तेमाल किया, और इस चीज का इस्तेमाल करके मैंने कहा कि अगर मैं इवेपोरेट कर दूं ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को मैं थोड़ी सी हीट दे दूं, गर्मी दे दूं और इवेपोरेशन कर दूं, तो पानी सारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उड़ जाएगा भाप बन के, और पीछे जो रह जाएगा, जो बच जाएगा, वो क्या होगा, डाई, जो कि आपका कलर्ड कंपोनेंट है इंक के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह की सोच को लेके हमें आगे चलना है। इस तरह की सोच को लेके अगर आप आगे चलेंगे, तो अगर आप एक दफा को भूल भी गए होंगे कि किसी कंपोनेंट को, आपको मिक्सचर दे दिया, आपको बोला बताओ कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, अगर आप भूल भी गए तो आप उस प्रोसेस तक, उस प्रक्रिया तक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पहुंच सकते हैं कि अच्छा ठीक है, सर ने हमें ऐसे समझाया था कि पहले ये देखो कि इनके अंदर ऐसा कौन सा डिफरेंस है, इनके पार्टिकल में, पदार्थों में ऐसी कौन सी भिन्नता है जिसकी मदद से हम इन्हें अलग कर सकते हैं, जिसको आधार बना के हम इन्हें अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इस प्रकार से मैं समझा रहा हूं। दोबारा कह रहा हूं, कमेंट्स में ध्यान ना दे, जरा एक बार ये चीजें देख लें आगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, दूसरे एग्जांपल में हमने एक और मिक्सचर लिया था। अब की बार आपने मिक्सचर में क्या लिया, अब की बार आपने लिया अमोनियम क्लोराइड, और जब भी अमोनियम क्लोराइड आता है मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आप अमोनियम क्लोराइड आप भी फॉर्मूला ही लिखा करें, क्योंकि ये फॉर्मूलेज आपको आगे काम आएंगे। अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट यानी जो कॉमन सॉल्ट जो आप घरों में साधारण नमक इस्तेमाल करते हैं उसका फॉर्मूला ये है, और अमोनियम क्लोराइड ये है, नौशादर कहते हैं इसे। अगर आपको इनका मिश्रण दिया जाए, एक चाइना डिश के अंदर आपको इनका मिश्रण दे दिया, आपको बोला गया इन्हें पृथक करके दिखाओ, तो मैं क्या सोच के इन्हें पृथक करूंगा, देखो मुझे ये पता होना चाहिए कि NaCl जो है हमारा है सॉलिड, और ये भी हमारा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये जो सॉलिड है, ये वाला NaCl अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड है, ये जो है सबलाइम सॉलिड है। क्या है, सबलाइम होने वाला, सब्लिमेशन करने वाला सॉलिड है, यानी ये सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है अगर इसको गर्म किया जाए, तो अगर इसको गर्मी प्रोवाइड कराई जाए, हीट प्रोवाइड कराई जाए, तो सीधा सॉलिड से ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि NaCl के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनके अंदर वो फिजिकल डिफरेंस, वो भिन्नता जिसके आधार पे मैं इन्हें अलग कर सकता हूं, वो क्या है, वो है सब्लिमेशन, सबलाइम सॉलिड है ये, इसलिए मैं इसको इससे आराम से अलग कर पाऊंगा सब्लिमेशन के थ्रू। कैसे, सब्लिमेशन के थ्रू, कुछ नहीं करना, बस जिस चाइना डिश में इसे आपने रखा हुआ है उसके नीचे एक बर्नर लगा दीजिए, बर्नर को हीट कर दीजिए और इसके ऊपर एक कीप लगा दीजिए।
इसके ऊपर एक कीप लगा दीजिए। अमोनियम क्लोराइड जो है वो भाप बनके, गैस बनके जो है इनकी दीवारों पे जाके दोबारा से सॉलिड बनके चिपक जाएगा, जबकि NaCl नीचे रह जाएगा। NaCl नीचे रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड ऊपर दीवारों पे आके चिपक जाएगा, कीप की दीवारों पे। और ये दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। अगर आप देखना चाहे तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये दिया हुआ है आपको प्रोसेस। ये कराया था आपको मैंने, ये कराया था। मैं बार बार जोर इस बात पे दे रहा हूं बेटा कि आपको फिजिकल डिफरेंस का ध्यान रखना है। ये एक सब्लाइम सॉलिड है। NH4Cl जो है सब्लाइम सॉलिड है। अगर आपको ये पता होगा तभी आप इसका पृथकीकरण कर पाएंगे, अन्यथा आप ये नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, राइट। चलिए और आगे समझते हैं। अच्छा, सब्लिमेशन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है ये, जिसके थ्रू हम इसको अलग कराते हैं, पृथक कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? अपकेंद्रण पढ़ा था हमने। अपकेंद्रण क्या होता है आपको यहाँ पे समझाया जा सकता है। अपकेंद्रण को समझने के लिए ना आप सिंपल सी एक बात समझ लीजिए। ये एक टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए क्या है, टेस्ट ट्यूब है ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में आपका क्या भरा है? रक्त भरा है, रक्त। देखो रेड कलर की टेस्ट ट्यूब और रेड कलर का आपका ब्लड यानी रक्त भरा है, ठीक है। अभी अगर इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे स्लांट करके, कैसे स्लांट करके यानी थोड़ा सा टेढ़ा करके और गोल गोल घुमाया जाएगा, गोल घुमाया जाएगा। ये टेस्ट ट्यूब है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और इसको अब कैसे घुमा रहे? ऐसे। और अगर ऐसे इसे बार बार तेजी से घुमाया जाएगा तो इसके ऊपर एक बल लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसीलिए इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण। यानी इसके अंदर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से होता क्या है, जो भी आपका लिक्विड है, जैसे ब्लड है आपका, ब्लड जो तरल है आपका, उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल, जो ठोस पदार्थ मौजूद है, जो भारी है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। सारे भारी पदार्थ जो है नीचे की तरफ आ जाएंगे और हल्के और तरल पदार्थ जो है ऊपर की तरफ तैरने लगेंगे, ठीक है। हल्का है, तरल है, ऊपर तैरेगा। जो भारी है, हैवी है पार्टिकल, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? इसी को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं? इसकी मदद से हम, देखो एप्लीकेशन देखो, इसकी मदद से हम क्या करते हैं? डेयरीज में जो दूध की डेयरी होती है, दूध की डेयरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया का यानी अपकेंद्रण प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे क्या किया जाता है? बटर अलग किया जाता है क्रीम से बटर को अलग किया जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और आपका जो यूरिन होता है और रक्त होता है, यानी कि मूत्र और आपका ब्लड, जो आपका रक्त है, उसको भी, उसकी जांच करने में भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। कहां पे? जांच प्रयोगशाला में, यानी लेबोरेटरीज में, राइट, ठीक है। कभी भी आपको बोलते हैं कि यूरिन टेस्ट कराओ जाके या ब्लड टेस्ट कराओ जाके, तो वो किस तरीके से टेस्ट करते हैं? वो पहले इस प्रकार से आपका जो रक्त है या जो आपका यूरिन है, उसको पहले इस प्रकार से ट्यूब के अंदर रख के घुमाया जाता है। सारे सॉलिड पार्टिकल्स, हैवी सॉलिड पार्टिकल्स को नीचे बिठाया जाता है और जो लिक्विड वाला पार्टिकल होता है वो ऊपर तैरता है। फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड वाले नीचे वाले पार्टिकल्स को टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस था जो आपको बताया गया था। ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस आपको बताया गया था। ये मैंने दोबारा इसलिए रिवाइज करा दिया और इस तरीके से इसलिए करा दिया क्योंकि ये जरूरी था। कौन सा फिजिकल प्रोसेस इसमें यूज हो रहा है मैं आपको बता दूं। वेट ऑफ पार्टिकल आप कह सकते हैं हैवी और लाइट पार्टिकल्स, हैवी एंड लाइट पार्टिकल्स, यानी भारी और हल्के जो पदार्थ जो मौजूद हैं इस मिश्रण के अंदर, जो कि किस प्रकार का मिश्रण है? हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण है। और इसमें इसी भौतिक आप कह सकते हैं इसी भौतिक भिन्नता का को आधार बना के हमने इसे क्या किया? इस प्रक्रिया से, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण की प्रक्रिया से पृथक कर दिया। चलिए यहां तक तो हमने कल की क्लास में भी पढ़ लिया था। अब हमें आगे क्या पढ़ना था, अब हम देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना था। आगे हमें पढ़ना है ये, मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो जरूर बताया होगा। थोड़ा बहुत क्या बताया? दो अघुलनशील द्रव्यों को, अगर मिश्रण को हमें, दो अघुलनशील द्रव्य हैं यानी दो लिक्विड हैं,
ये बीकर है भाई, इसके अंदर एक तो हमने दो लिक्विड लेने हैं, एक तो हमने ले लिया वाटर यानी पानी ले लिया, आपका जल ले लिया, ठीक है, एक तो ले लिया जल, ठीक है, और दूसरा जो मुझे लेना है, दूसरा एक और लिक्विड है इसके अंदर, जो कि मैंने ले लिया केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल ले लिया। अब ये मिट्टी का तेल और जल आपस में किस तरीके से मिल जाते हैं मुझे बताएंगे आप? क्या ये आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं कि आप इन्हें देख नहीं पाते कि मिट्टी का तेल अलग तैर रहा है और पानी अलग तैर रहा है? क्या ऐसा आप नहीं देख पाते? बिल्कुल देख पाते हैं, बिल्कुल देख पाते हैं। ध्यान से सुनिए जरा। होता यूं है कि मिट्टी का तेल जो है उसका घनत्व कम है, क्योंकि मिट्टी के तेल की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर की तरफ तैरने लगता है जल पे, और जल का घनत्व ज्यादा है, यानी जल की जो आपका लिक्विड है, वाटर है, मतलब वाटर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, इसलिए वो नीचे की तरफ रहता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल, इसमें हम इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, इसी भौतिक भिन्नता का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इस तरीके के मिक्सचर को अलग करते हैं, पृथक करते हैं। एक बार देखिए जरा, ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई। ये जो आपको ये जो दिख रहा है कीप जैसा जो दिख रहा है, ये क्या है? पृथकीकरण कीप है। इसे सेपरेटिंग फनल भी कहते हैं। इस सेपरेटिंग फनल को हमने ऊपर से क्या किया, खोला, और इसके अंदर ऊपर से खोल के अंदर से क्या क्या डाल दिया हमने, ऊपर से खोल के हमने अंदर इसके पानी भी डाला, और पानी के साथ साथ हमने क्या डाला, पानी के साथ साथ क्या डाला हमने, मिट्टी का तेल डाल दिया, ठीक है। तो अगर आप इसे डिस्टर्ब करेंगे, बार बार ऐसे ऐसे छेड़ेंगे, अगर आप इसे डिस्टर्ब करेंगे, बार बार ऐसे ऐसे छेड़ेंगे, तो क्या होगा, ऐसे छेड़ने पे तो ये क्या होगा, पार्टिकल्स इसके थोड़े थोड़े नीचे भी जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, शांत छोड़ दें, इसे छेड़े नहीं, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी मिट्टी के तेल जितना भी है वो सारा ऊपर की तरफ आ जाएगा, पानी नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है हल्का होता है, घनत्व में, डेंसिटी में हल्का होता है, डेंसिटी में लाइट होता है, और जल की डेंसिटी यानी जल का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो नीचे की तरफ होगा। बस उसके बाद ये एक दरवाजा जिसे स्टॉप कॉर्क कहते हैं, इसे खोला जाएगा, और खोलते ही ये जल जो है नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये जल यहां तक नीचे आ जाएगा, वैसे ही हम इस कीप को, इस कॉर्क को दोबारा लगा देंगे, ताकि ऊपर मिट्टी का तेल रह जाए और नीचे क्या आ जाए, सारा जल अलग हो जाए। तो ये साधारण सी प्रक्रिया है, ठीक है, ये बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है, और इसे क्या कहते हैं, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके ये, मतलब इसे तो आप कोई प्रॉपर, मतलब फिजिकल प्रोसेस प्रॉपरली आप कहेंगे भी नहीं कि मतलब कोई बहुत बड़ा कोई नाम दे दिया जाए अलग से, सिंपल सा सेपरेटिंग फनल में डाल के इसे अनडिस्टर्ब छोड़ के इसे अलग कर लिया जाता है। कौन से फिजिकल डिफरेंस, कौन से भौतिक भिन्नता का इस्तेमाल किया है हमने इसके अंदर? डेंसिटी। डेंसिटी को देखा हमने कि डेंसिटी जो है दोनों की, दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए इनको पृथक करना आसान है, ये हमने देख लिया। चलिए चलिए, ये भी आपने कल कर लिया था, बहुत अच्छी बात है, आपको रिवाइज भी हो गया। अब नेक्स्ट, ये आपको थोड़ा मैंने कल बता दिया था, और थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में मुझे आपको बताना जरूरी है। एक बार आप देख लीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चलिए अब देखिए, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कलर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, देखो नीचे क्या ब्राउन कलर, ऊपर क्या ब्लू कलर जा रहा है, नीचे ब्राउन ऊपर ब्लू कलर जा रहा है, और भी बीच बीच में कलर्स हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको ठीक से नजर आ रहा होगा, नहीं भी नजर आ रहा तो एक बार मेरी बात यहां सुन लीजिए, मैं बता देता हूं आपको कि हो क्या रहा है। मान लीजिए आपने ये क्या लिया, बीकर लिया, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी आपने भरा है, और एक पेपर का टुकड़ा लिया आपने इस प्रकार का, उस पे आपने क्या किया, कहीं पे आपने अपनी पेन की इंक से ऐसे ऐसे डॉट बना दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने इस पेपर को हल्का सा डिप कर दिया, हल्का सा डुबा दिया इस पानी में, और वहीं रखा, पानी में हल्का सा डुबा के रखा, लेकिन पूरा नहीं डुबाया, हल्का सा डुबा के रखा, और धीरे धीरे क्या होने लगा, क्योंकि वो पेपर जो है पानी को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए क्या होगा, वो पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ सोखेगा ये पेपर, वैसे वैसे कलर के अंदर से कलर निकलना शुरू हो जाएगा, कलर के अंदर से कलर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कलर जो है, ये जो कलर है, ब्लैक कलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, काली स्याही, ये काली स्याही सिर्फ काले रंग से नहीं बनी, इसके अंदर और भी रंग मौजूद हैं, और जो भी रंग इसके अंदर मौजूद होंगे वो निकलने शुरू हो जाएंगे, और इसी तरीके से हम इसको अलग कर पाएंगे। बट बेटा देखो, अगर काली स्याही कोई एक ही कलर होती तो हम इसे मिक्सचर ही नहीं कहते, मिश्रण ही नहीं कहते, लेकिन काली स्याही एक से ज्यादा रंगों से बनी है, काली स्याही एक से ज्यादा रंगों से बनी है, और इसके अंदर सॉल्वेंट के नाम पे, यानी विलायक के नाम पे तो पानी है, लेकिन सॉल्यूट के नाम पे एक से ज्यादा सॉल्यूट है, यानी एक से ज्यादा विलय है इसके अंदर। एक से ज्यादा में कौन कौन से विलय, अगर मैं देख के यहां से बताऊं तो मुझे लग रहा है इसके अंदर ब्राउन कलर का डाई भी होगा,
यानी ब्राउन कलर के पार्टिकल भी होंगे, ब्लू कलर के पार्टिकल भी होंगे, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर के पार्टिकल, दोनों पार्टिकल होंगे, और भी रंग इसके अंदर मौजूद होंगे। तो बेटा सुनो, क्रोमेटोग्राफी जिसे आप हिंदी में भी क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम सेपरेट करते हैं, पृथक करते हैं, जिससे हम पृथकीकरण करते हैं। पर कैसे, किस तरीके के मिश्रण का पृथकीकरण करते हैं? जिसमें एक ही सॉल्यूट के अंदर, यानी एक ही विलायक के अंदर एक से ज्यादा विलय मौजूद हो, यानी एक ही सॉल्वेंट के अंदर एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो। जैसे कि यहां पे आपने इंक में देखा, ब्लैक कलर की इंक के अंदर। मैं आपको एक बार यहां पे बता देता हूं, यहां देखिए, देखो ब्लैक कलर की इंक जो है ना बेटा, ब्लैक कलर की इंक, ब्लैक कलर की इंक जो होती है, ब्लैक इंक को मैंने व्हाइट से लिख दिया। अब ब्लैक इंक के अंदर बहुत सारे कलर मौजूद हैं, और क्या मौजूद है ब्लैक इंक के अंदर, क्या क्या मौजूद है? एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी विलायक की तरह, तो विलायक की तरह अगर देखो तो इसके अंदर मौजूद है क्या? वाटर यानी जल, पानी, आपका पानी मौजूद है। और अगर मैं विलय की बात करूं, अगर मैं विलय की बात करूं, तो विलय की फॉर्म में इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है ब्लू इंक, सॉरी ब्लू कलर, इंक नहीं लिख सकता ना मैं, कलर लिख सकता हूं। और क्या है इसके अंदर? ब्राउन कलर भी मौजूद है, ब्राउन कलर भी मौजूद है। और इसके अंदर और भी कोई डार्क कलर मौजूद हो सकता है, ठीक है, और भी कोई डार्क कलर मौजूद हो सकता है। चलिए मैं लिख देता हूं पर्पल, पर्पल कलर भी मौजूद है, जिसे आप बैंगनी रंग कहते हैं, भूरा रंग और नीला रंग, ये इसके अंदर मौजूद है। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि ब्लैक इंक क्या है। ब्लैक इंक एक ऐसा सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा मिक्सचर है, मिक्सचर एक ऐसा मिश्रण है, ऐसा मिश्रण है जिसमें सॉल्यूट तो जो है, सॉल्वेंट तो जो है वो एक ही है, सॉल्वेंट तो एक ही है, लेकिन सॉल्यूट देखो इसके अंदर मल्टीपल सॉल्यूट है, यानी विलय जो है इसके अंदर एक से ज्यादा है, पर विलायक इसके अंदर एक ही है। इस प्रकार का ये मिश्रण है। और इस प्रकार के मिश्रण को अगर आप कभी भी अलग करना चाहेंगे, पृथक करना चाहेंगे इनके पदार्थों को, तो आप इस्तेमाल करेंगे क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। और वही क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस जो आपने अभी देखा, उस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर बेटा, इस क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल आप कह सकते हैं, इस क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल आप कहां कहां करते हैं, अब एक बार देख लीजिए, देख लीजिए इसका इस्तेमाल आप कहां कहां करते हैं। यहां देखिए, ये रहा, देखिए डाई, रंगों को पृथक करने में, मतलब जैसे अभी आपने ब्लैक कलर के अंदर से बाकी रंगों को पृथक किया, ठीक है, तो वो तो ये है ही। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, यानी प्राकृतिक रंग, जो फूलों से आप रंग निकालते हैं, फूलों से आप रंग निकालते हैं, फूलों से मिलने वाला रंग कैसा होता है? प्राकृतिक रंग होता है। तो प्राकृतिक रंग में जो पिगमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो रंगीन है, जैसे कि अगर मैं बोलूं किसी, जैसे रोज है, रोज का अगर कलर रेड है, तो वो रेड कलर किसी पिगमेंट की वजह से है, रेड कलर किसी पिगमेंट की वजह से है। उस पिगमेंट को अलग करने के लिए, ठीक है, उस पिगमेंट को अलग करने के लिए आप इस प्रक्रिया का, क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए, ये हटा दीजिए, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में भी क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल होता है। रक्त के अंदर अगर, यानी आपके ब्लड के अंदर अगर ड्रग्स प्रेजेंट हैं और आप उन्हें अलग करके देखना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं, या उन्हें अलग करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक आपने पढ़ लिया, यहां तक आपने पढ़ लिया, यहां तक की बातें जो थी बेटा बड़ी साधारण सी थी, बड़ी नॉर्मल सी थी, ठीक है। अब जो आप पढ़ेंगे वो थोड़ा सा क्या है, चैलेंजिंग है, तो आपको इमेजिनेशन, दोबारा से अपनी सोच का जो है दायरा बढ़ाना है, और आपको सोच के देखना है कि जो मैं बता रहा हूं वो किस प्रकार हो रहा होगा। आपको सोचना है, सोचने की शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि अब आप 9th में हैं, और जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आपकी सोचने की शक्ति ही आपको समझने की शक्ति दे पाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास एक और प्रक्रिया है, हमारी 5वीं प्रक्रिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, घुलनशील द्रव्यों को मिश्रण, घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को आप पृथक कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं हम?
घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को आप कैसे पृथक कर सकते हैं, ये आपको बताना है। देखो, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, यानी वो ऐसे लिक्विड्स ऐसे तरल जो आपस में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बात कर रहा हूं कि मिट्टी का तेल या सरसों का तेल और पानी, या मिट्टी का तेल और पानी जो आपस में मिलते ही नहीं है, जो अलग अलग तैरने लगते हैं और नजर भी आते हैं कि ये अलग है ये अलग है। लेकिन अगर मैं ऐसे दो तरल की बात करूं, ऐसे दो लिक्विड की बात करूं जो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो जाने के बाद आप नहीं बता पाए कि कौन सा तरल कहां पर गया। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं एल्कोहल और वाटर, चलो सोडा और वाटर, चलो नहीं, सोडा और वाटर तो फिर वो क्या हो गया, उसके अंदर गैस आ गया, है ना। तो एल्कोहल और वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे मेरे ख्याल से। एसीटोन और वाटर भी अच्छा एग्जांपल है। अच्छा, एसीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है बेटा नेल पॉलिश रिमूवर। आपके घरों में जो आपकी सिस्टर्स होंगी, मदर्स होंगी, वो क्या इस्तेमाल करती होंगी? नेल पॉलिश रिमूवर, जो वो ऐसे पेंट लगाते हैं ना बेटा उंगलियों में, ऐसे रेड, ग्रीन और अलग अलग कलर का लगाते हैं। उसे जब हटाना होता है तो एक एसीटोन करके एक केमिकल आता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। उसे कॉटन पे लेके और उसे इजीली बस सिर्फ उसके ऊपर कॉटन फिराना होता है, सिर्फ कॉटन ऐसे कर देंगे, आप रब कर देंगे कॉटन से, तो वो पेंट जो लगा है नेल पॉलिश पे वो हट जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं एसीटोन। तो कॉमनली ये घरों में देखने को मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे पानी की तरह ही होता है। इसका कलर कोई कलरलेस होता है, पानी की तरह ही होता है। ठीक है, अगर उसके अंदर पानी मिला दिया जाए तो आप नहीं बता पाएंगे कि एसीटोन कहाँ है और पानी कहाँ है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। और एल्कोहल, जो कि हो सकता है घरों में या आपने पार्टीज में देखा होगा, जिसे हम कहते हैं क्या, जैसे बियर हो गई, या आपका जो ऐसे जिसे आप कहते हैं खंबे, जिसे दारू कहते हैं नॉर्मली, तो उनके अंदर अगर पानी मिलाया जाए तो आप बता पाएंगे कि एल्कोहल कहाँ है और पानी कहाँ है? नहीं बता पाएंगे, राइट। तो अब ऐसे मिश्रण को हमें क्या करना है? पृथक करना है। किस प्रकार करेंगे? तो मैंने बोला था जैसे कि अब की बार हमारे पास चैलेंजिंग सिचुएशन है, अब की बार हमारे पास टफ सिचुएशन है, तो सोचिए और सोच के बताइए जरा। आपको इस चीज का आंसर आता है, आंसर है डिस्टिलेशन, आसवन विधि। डिस्टिलेशन, आसवन विधि से पृथकीकरण, डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि। ठीक है, और ये आसवन विधि क्या होती है? आसवन विधि क्या होती है, ये आपके पास रहा डायग्राम, और इससे अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आसवन विधि होती क्या है। ठीक है बेटा, आसवन विधि को समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम से। चलिए देखिए क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे एक स्टैंड है जिससे कि ये जो यूटेंसिल है, जल तथा एसीटोन का विलयन जिसके अंदर हमने डाल के रखा है वो अपनी जगह पे रहेगा। नीचे एक बर्नर लगा है, यहाँ पे जल और एसीटोन का विलयन, यानी जल और एसीटोन का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे है, डाला हुआ है। और उसके बाद क्या किया, नीचे से बर्नर लगा दिया, यानी बर्नर से इसको गर्म किया जा रहा है, इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को गर्म किया जा रहा है। ठीक है, अब गर्म करने पे होगा क्या? देखो, ये जो मिक्सचर है ना, ये तभी सेपरेट हो पाएगा, ये मिक्सचर तभी सेपरेट हो पाएगा जब आप इस चीज का ध्यान दीजिए जरा कि एसीटोन जो होता है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है अबाउट 50, शायद 56 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप लोग जानते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? इट्स अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है ना, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। पानी खौलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि एसीटोन को अगर आप खौलाना चाहेंगे तो वो खौलने लगेगा 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इसीलिए हम इसको अलग कर पाएंगे। जो फिजिकल डिफरेंस है, जो भौतिक भिन्नता जिसके आधार पर हम किसी भी मिक्सचर को पृथक कर पाते हैं, वो यही है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है और उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म करना शुरू करेंगे, और जैसे ही टेम्परेचर कहां पहुंचेगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर पहुंचेगा 56 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा वैसे ही क्या होगा, जितना भी एसीटोन है वो ऊपर उठने लगेगा, तेजी से ऊपर उठने लगेगा, जबकि पानी नहीं उठेगा। क्योंकि पानी में क्या है कि पानी जो गर्म होने लगेगा, जो वो वेपर्स बनेगा, तो उसके अंदर एनर्जी होगी कम। तो ऐसा नहीं है कि पानी की भाप बनेगी नहीं, पानी की भाप बनेगी, पर वो थोड़ी ऊपर उठेगी और इधर उधर से टकरा के वापस ठंडी होकर नीचे आने लगेगी, क्योंकि उसके अंदर अभी पूरी तरीके से गर्मी आई नहीं है। जबकि एसीटोन जो है 56 में बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है, तो एसीटोन की भाप जो है वो ऊपर उठेगी
और इस रास्ते से यहां जाएगी, और जैसे ही वो यहां पे पहुंचेगी, यहां पे क्या है, यहां पे आपका एक क्लैंप लगाया हुआ है। देखिए इसके अंदर जल है, जल मौजूद है जो कि ठंडा जल है। ये ठंडा जल क्या करेगा, जैसे ये ठंडे जल के रास्ते से होती हुई गुजरेगी तो ये जो एसीटोन की भाप है ये भी ठंडी होने लग जाएगी, और भाप जैसे ही ठंडी होगी वैसे ही किसमें परिवर्तित हो जाएगी, दोबारा से तरल में परिवर्तित हो जाएगी और यहाँ आके जमा हो जाएगी इस बीकर के अंदर, इस बर्तन के अंदर ये एसीटोन आके जमा हो जाएगा। जबकि जल जो है वो यही रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तो हमने होने ही नहीं दिया, टेम्परेचर को हमने 100 डिग्री सेल्सियस होने ही नहीं दिया। अब आप कहेंगे सर हमारे हाथ में थोड़ी होता है, हमने तो बर्नर जलाया। देखिए असल में अगर मैं आपको बात बताऊं तो होता ये कि जब हम ये चीज करना चाहते हैं ना, हम अगर ये चीज लैब में कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, जो कि हम इसे अगर मैं कहूं तो हम ऐसा करते भी हैं, कमर्शियली व्यावसायिक तौर पे हम ऐसा करते भी हैं। और अगर हम व्यावसायिक तौर पे या फिर साइंटिफिकली ये चीजें कर रहे हैं तो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी जो औजार होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं कि हम कैसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आपके घर में एसी हो तो एसी क्या करता है, जो एयर कंडीशनर है वो क्या करता है, एयर कंडीशनर जो है आप अगर सारे कमरों मतलब सारे दरवाजे खिड़की बंद करके अगर आप चलाएंगे और उसका टेम्परेचर अगर आपने 24 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया तो वो तब तक ठंडा करता रहेगा उस कमरे को जब तक आपका कमरा 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ना हो जाए। और जैसे ही आपके कमरे में टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, क्या वो बंद हो जाएगा? नहीं, बंद नहीं होगा बेटा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वो धीरे काम करने लगेगा ताकि फिर से जो है कमरे का टेम्परेचर क्या होने लगे, बढ़ने लगे। और फिर से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगा फिर से उसकी एफिशिएंसी तेज हो जाएगी, फिर से वो तेजी से काम करेगा और दोबारा से क्या कर देगा, 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ला देगा। तो इसी प्रकार से होता है, यहां पे भी हमारे पास ऐसा ही कुछ है कि हमारे पास ये कंट्रोल है कि हम इसमें टेम्परेचर कितना करना चाहें ये हम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको सिंपल बर्नर से दिखाया हुआ है, और अगर सिंपल बर्नर से भी दिखाया हुआ है तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है बेटा, 56 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा ना तब तक तो सारा एसीटोन जो है निकल चुका होगा, वहां पहुंच चुका होगा, उसके बाद हम इसे बंद कर सकते हैं। भाई 100 डिग्री सेल्सियस तो तुम छोड़ो, 56 है ना ये, अगर ये 60 पे भी पहुंच गया ना तब तक सारा एसीटोन जो है उधर पहुंच चुका होगा। रीजन सिर्फ इतना है कि 56 पे तो बॉयल ही हो जाता है, 56 के ऊपर गया तो सारा भाप बन के दूसरी तरफ जा चुका होगा, सारा एसीटोन भाप बन के दूसरी तरफ आ चुका होगा। तो ये बड़ा ही आसान सा प्रोसेस था, लेकिन इसमें समझ लगती है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, इमेजिनेशन लगता है, सोच लगती है। अगर आप इस सोच को समझ गए तो आपको एक बार डायग्राम के साथ ये देखना है कि इसमें हो क्या रहा है। मैं एक बार ना आपको अलग से भी बना के दिखाना चाहूंगा ताकि आपको ये ज्यादा इमेजिन हो पाए, इसलिए मैं एक बार अलग से भी बना के दिखाना चाहूंगा। देखो यहाँ स्टैंड लगा है, नीचे इस तरीके का स्टैंड है, ये सब छोड़ो, यहाँ एक बर्नर लगा है, ये बर्नर है, ठीक है, नीचे आग जल रही है, ये बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर है। इसके ऊपर आपका क्या रखा है, वो बर्तन रखा है जिसके अंदर क्या हो रहा है, इसके ऊपर वो बर्तन रखा है जिसके अंदर क्या है, एसीटोन और लिक्विड है, एसीटोन और वाटर है, ठीक है, एसीटोन और वाटर है। अब होगा यूं, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए, और अलग कलर भी अलग लेके दिखाएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए अलग अलग कलर से आपको लिख के करके दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ठंडा जल है, ठंडे जल को मैंने पीले रंग से ठंडे जल को दिखा दिया, ठंडा जल है यहाँ पे, ठीक है। और जो ये लाल कलर है, अगर लाल कलर आपको नजर ना आए तो हम मान लेते हैं सफेद कलर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो सफेद कलर है वो क्या है, एसीटोन की भाप है, एसीटोन की भाप है। अच्छा, ऊपर से क्या है, ये ऊपर से ये इसको ऊपर से करते हैं बंद, ऊपर से इसको करते हैं बंद, ऊपर से इसको करते हैं बंद, कॉर्क लगा दिया हमने, बंद कर दिया इसको ऊपर से, ठीक है, ये बंद है यहां से। अब होगा क्या, जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, सारा एसीटोन भाप में बदलने लगेगा, और भाप जो है क्या होगा, भाप ऊपर जाएगी, ऊपर उठेगी और रास्ता ढूंढेगी। भाप का काम क्या है, गैस का काम क्या है, रास्ता ढूंढना। जब ये भाप यहां जाएगी तो इसे रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन भाप के अंदर अभी भी एनर्जी है, जो आपकी गैस बनी है एसीटोन की, जो भाप बनी है उसके अंदर क्या है, एनर्जी है, तो यहां से टकरा के यहां पे भी आएगी, और सब जो है सारी गैसेस जो एसीटोन की वो यहां से जैसे ही यहां पहुंचेगी, ये ठंडा पानी है, ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएगी,
और दोबारा से किस में परिवर्तित होने लगेगी, जल में, मतलब लिक्विड में, तरल में, द्रव्य में परिवर्तित होने लगेगी और वो द्रव्य धीरे धीरे यहां से टपक के एसीटोन सारा अलग हो जाएगा, जबकि जल जो है अभी भी यही का यही है। क्यों? क्योंकि जल तो भाप तभी बनेगा, जल भाप बनना तब शुरू होगा जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेंगे। लेकिन एक बच्चे को कंफ्यूजन बच्चे ने बोला सर एक बात बताओ, क्या 56 डिग्री सेल्सियस तक जल का कोई भी पार्टिकल भाप नहीं बनेगा? मैं कह रहा हूं हल्का हल्का जल के पार्टिकल भी भाप बनेंगे। ये देखो, ये जो हरे रंग का है ये जल के पार्टिकल्स हैं, यानी लिक्विड के पार्टिकल है, जो वाटर है आपका उसके पार्टिकल है जो भाप बन रहे हैं, लेकिन इनमें एनर्जी कम है। क्यों कम है भाई? एनर्जी अगर 100 डिग्री सेल्सियस की हीट प्रोवाइड कराओगे तब इनके अंदर पूरी एनर्जी आ जाएगी, इसी को तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर आप इसको इस टेम्परेचर को जो कि 56 है इसको 100 डिग्री ले जाओगे तो जल के पार्टिकल्स में भी पूरी एनर्जी आ जाएगी और वो भाप जो निकलेगी वो पूरी क्षमता से निकलेगी, पूरी ताकत से निकलेगी और फिर वो भी एसीटोन की तरह बाहर आएगी। लेकिन 56 डिग्री सेल्सियस पे जो भाप बनी है ना उसके अंदर एनर्जी कम है, उसके अंदर ऊर्जा कम है, इसलिए वो क्या होगा, जैसे ही टकराएगा, जैसे ही इस बर्तन के किसी भी कोने से टकराएगा वो दोबारा से क्या होगा, वो दोबारा से जल में परिवर्तित होकर नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा, टकरा के ठंडा हो जाता है। लेकिन जो एसीटोन की भाप है उसके अंदर ज्यादा ऊर्जा है, क्योंकि वो 56 डिग्री सेल्सियस पे उसकी उच्चतम ऊर्जा तक पहुंच जाती है, मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंच जाती है, इसलिए वो अपना स्टेट चेंज कर देती है ना, इसलिए वो जल से मतलब तरल से जो है वो भाप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और पूरी ऊर्जा के साथ वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। अगर वो टकराया भी तो भी वो भाप की फॉर्म में रह के नीचे आएगा, वो तभी ठंडा होकर बदलेगा जब ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएगा और वो अलग हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई कमेंट नहीं, मैं तो देख ही नहीं रहा कमेंट को, बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं, बिल्कुल भी कमेंट का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आज सिर्फ पढ़ लेंगे हम चीजों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ानी है और इस प्रकार तो हमारा चैप्टर ही खत्म नहीं होगा अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो, है ना। तो चलिए जरा देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या है, हमारे पास ऐसे घुलनशील द्रव्य थे, ऐसा मिक्सचर था जिसमें दो मिसिबल लिक्विड्स थे, पर उनके टेम्परेचर में डिफरेंस था, अच्छा खासा डिफरेंस था, उनके तापमान में, उनके बॉयल होने के, उबलने के तापमान में अच्छा खासा डिफरेंस था। लेकिन अगर आपको यह कंडीशन दी जाए कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ 25 केल्विन का डिफरेंस हो, 25 केल्विन से भी कम का डिफरेंस हो, बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से भी कम का डिफरेंस हो, तो ऐसे दो द्रव्य जिनमें जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से भी कम का डिफरेंस है, तो उन्हें आप किस प्रकार से पृथक करेंगे, अलग करेंगे, यानी कि सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसका आपके डायग्राम आपके सामने लगा है, और ये था डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि थी, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये आपके सामने, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये आपके सामने, देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, डिस्टिलेशन के बारे में तो ये बता दिया फर्स्ट लाइन के अंदर, कि मेथड को डिस्टिलेशन कहते हैं, यानी विधि को आसवन कहा जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है। विघटित हुए बिना उबलते हैं, क्या विघटित हुए बिना उबलते हैं, तथा जिनके घटकों के क्वथनांको कहते हैं ना आप, क्वथनांको, बॉइलिंग पॉइंट को, क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में, जब हम बात कर रहे थे टू मिसिबल लिक्विड्स जिनके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऐसे दो द्रव्यों की जिनके क्वथनांक के बीच अंतर है 25 केल्विन से भी कम, यानी अब टेम्परेचर डिफरेंस रह गया बहुत कम। तो कोई बात नहीं ना, इतना सोचने वाली क्या बात है। इसको पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि लगाते हैं, साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, इसको साधारण आसवन विधि के समान ही करते हैं, बस इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज ऐड कर दी जाती है जो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे ये देखो, ये जो चीज ऐड की है ना, इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर आप कह सकते हैं। देखो ये जो एक्स्ट्रा ट्यूब लगाई है जिसके अंदर ये बर्ड्स भरे हुए हैं, शीशे के छोटे छोटे बॉल की तरह, कंचों के बॉल की तरह, या आप कह लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट की बॉल की तरह, जो क्या करेंगे, जो सिंपल इतना कार्य करेंगे
कि जो पहले भाप बन जाएगा, जो तरल जो द्रव्य पहले भाप बन जाएगा उसके पास तो पूरी एनर्जी होगी, पूरी ऊर्जा होगी, तो वो तो इनके बीच से जा पाएंगे आगे। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका क्वथनांक जो है वो ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर पे आता है, यानी ज्यादा तापमान पे आता है, वो जो भाप बनेंगे तो उनके पास तो पूरी ऊर्जा होगी नहीं, क्योंकि जब तक उनका क्वथनांक तापमान पहुंच नहीं जाता तब तक तो वो क्या होंगे, तब तक जो भाप बनेगी उसके अंदर कम ऊर्जा होगी, तो वो इससे टकरा के वापस नीचे आएंगे। लेकिन जिसका क्वथनांक तापमान पहुंच चुका है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच कर चुका है, पहुंच चुका है, वो पूरी एनर्जी से ऊपर जाएंगे और इन बर्ड्स से होते हुए, इन छोटे छोटे कांच के बर्ड से या कैल्शियम कार्बोनेट के बर्ड से होते हुए ऊपर निकल के और वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो यहां हो रहा था। ठीक है, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो यहां हो रहा था। मैं मान लेता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि आपको अभी भी कंफ्यूजन है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम मंडे की क्लास में दोबारा भी रिपीट करेंगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो और आपको अभी समझना हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है और समय हमेशा की तरह हमारे पास रह जाता है बहुत कम। देखिए मेरे पास लेस देन 5 मिनट्स रह गए और मैं चाहता हूं कि इस 5 मिनट के जो मेरे पास टाइम है, इस 5 मिनट के टाइम के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, थोड़ा सा इस चीज को बता दूं कि आप किस तरीके से गैसेस को, जो एयर में गैसेस प्रेजेंट है, आपको पता है ना कि आपके एनवायरनमेंट में, यानी आपके आसपास जो पर्यावरण, जो आपका जो आपकी जो प्रकृति है उसमें जो हवाएं घूम रही हैं, वो क्या सिर्फ ऑक्सीजन हवा है या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है? वो बहुत सारी अलग अलग हवाओं का मिश्रण है। उन अलग अलग हवाओं में उन अलग अलग एयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है, आर्गन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है। और मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मुझे सिर्फ आप ऑक्सीजन निकाल के दे दो, तो कैसे दोगे? सिर्फ आप ऑक्सीजन निकाल के दे दो, मुझे कैसे दोगे? देखो इसकी प्रक्रिया भी हमारे पास है और कितनी शानदार बात है कि हम ये सीख भी रहे हैं। अगर आपके अंदर ये जज्बा आ गया कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण के अंदर जो वायु मौजूद है उसमें से मुझे ऑक्सीजन अलग करनी हो सिर्फ, तो मैं वो भी कर सकता हूं साइंस की मदद से। अगर आपके अंदर ये बात आपके अंदर कौतूहल मचाती है, इससे आपकी क्यूरियोसिटी जगती है, तो आपको इसको समझने में भी मजा आएगा, समझ में भी आएगा और फिर आप इसे आंसर की तौर पे भी लिख पाएंगे और आगे काम में भी ला पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन अगर आपको लगता है सर ये क्या, इतने सारे सेपरेशन के प्रोसेस करा दिए, इतना सारा पृथक्कीकरण करा दिया आपने, अब फिर से एक और ले आया उठा के, फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं कर सकते इसका। तो पहले अपने अंदर वो जिज्ञासा जगाइए, वो क्यूरियोसिटी जगाइए, जिससे कि आप जानना चाहें कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये देख रहे हो इतना बड़ा एपरेचर लगा हुआ है, इतना बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन हमने निकाल लिया, अलग कर लिया। शुरुआत की थी हमने पहले, यहाँ एयर अंदर लेके आए, एयर के अंदर जो एयर हमने अंदर ली वो मिक्सचर था, मिश्रण था, उसके अंदर सारी तरीके की एयर थी, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन तीनों था। उस पर हमने प्रेशर क्रिएट किया। प्रेशर क्रिएट करने से, एयर पे दबाव डालने से क्या होगा? एयर पे दबाव डालने से क्या होगा? अगर एयर पे दबाव डलेगा तो एयर क्या होगी? अब आपको पहले ये सोचना है कि अगर, सुनना मेरी बात, आपने वैसे तो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं गया, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन उसमें आपको बताया हुआ था ये चीज कि अगर आप दबाव बनाते हैं, अगर आप किसी भी चीज पे दबाव बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर जो है ऊर्जा, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूं, पिस्टन जानते हैं आप? पिस्टन क्या होता है? जिसमें नीचे की तरफ एक बर्तन है, ऊपर जो है इस तरीके से होता है। देखो जरा, एक बार पिस्टन देखो जरा, पिस्टन दिखाता हूं मैं, और फिर इस प्रोसेस को हम कल करेंगे। मैं आपको सिर्फ अभी इतना बता देता हूं, अगर आप कंप्रेस करेंगे यानी दबाव बनाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, प्रेशर बढ़ाने से, दबाव को बढ़ाने से और टेम्परेचर को यानी तापमान को घटाने से क्या होगा? गैस जो है परिवर्तित हो जाएगी किसमें? जल में, यानी द्रव्य में। अब ये कैसे होगा एक बार जरा यहां देखते हैं, कैसे होगा जरा यहां देखते हैं। देखिए बस यही बता रहा हूं, उसके बाद आज की क्लास करते हैं फिनिश और हम मिलेंगे नेक्स्ट जो है मंडे की क्लास में। अभी भी मंडे का टाइम वैसे मैं आपको बता दूं कि फाइनल नहीं है, मंडे का टाइम अभी भी फाइनल नहीं है, हो सकता है सुबह ही क्लास हो 6 बजे, लेकिन जल्दी ही मंडे का टाइम, मतलब जो आपका 9th क्लास का टाइम है वो शाम का कर दिया जाएगा। पर 10th क्लास के जो बच्चे हैं जो 10th क्लास को लेते हैं उनका टाइम शाम का 7 से 8 बजे फिक्स हो गया है। ठीक है, 9th का भी जल्दी से जल्दी हम शाम का फिक्स कराएंगे, मुझे बस 1 से 2 दिन का समय दीजिएगा, हो सकता है जल्दी ही हो जाए। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा टाइम का जरूर से। अब एक बार देख लीजिए,
होता यूं है कि अगर ये आपने एक बर्तन लिया, मान लीजिए कोई बर्तन है स्टील का, मतलब किसी मेटल का, धातु का बर्तन है अच्छा खासा, और इसके ऊपर आपने क्या किया, आपने एक इस तरीके का आपने क्या किया, एक ढक्कन लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या भर रखी है, गैस। अब जब आप इसको नीचे करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरीके से नीचे आएगा, देखना अभी ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरीके से नीचे आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है ना। तो इस गैस पे क्या बनेगा, दबाव बनेगा, है ना। अगर मैं कहूं कि इसकी और भी इसके पास क्या था, और भी यहाँ पे स्कोप था, और भी स्कोप था, इसे और नीचे लाया जा सकता था। ये जो स्कोप देख रहे हो ना आप, इसे और नीचे लाया जा सकता है। तो ये जो अंदर एयर मौजूद है, इस एयर पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, इस एयर पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। और अगर इस पे दबाव पड़ेगा और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा, इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम करने पे, यानी तापमान को कम करने पे क्या होगा, तापमान कम करने पे जो गैस है वो जल में परिवर्तित होने लगेगी। क्यों, क्योंकि गैस अपने आप में गैस इसलिए क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल के अंदर एनर्जी ज्यादा है, कणों में ऊर्जा ज्यादा है। पर अगर कणों की ऊर्जा को ही कम कर दिया जाए तो वो किस में परिवर्तित होने लगेगी, जल में, है ना, जल में। भाई तभी तो ऐसा होता है ना कि क्या होता है, पानी जो है, उबलता हुआ पानी जिसे भाप निकल रही है, उसके ऊपर अगर आप प्लेट ला के डाल दो, तो वो क्या होता है, वो भाप प्लेट से टकरा के वापस किस में परिवर्तित होने लग जाती है, जल में परिवर्तित होने लग जाती है। चलिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास का टाइम एंड सारी चीजें आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आपका टाइम वही रहेगा, सुबह 6 बजे का, और जब टाइम चेंज होगा आपको इसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू, तब तक अपना ध्यान रखिए, और नेक्स्ट क्लास में कमेंट लेंगे आपके, ठीक है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।